हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था प्लानिंग, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एमकॉम के मेरे नोट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। The term organisms is derived from the word organism, which means a structure of body divided into parts. The different parts of human body performing different activity combine themselves into the sound body structure. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे उसके अंदर स्टडी किया था कि प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से हम चीज़ों को प्लान करते हैं, क्या क्या स्टडीज बनाते हैं कि आगे फ्यूचर के अंदर हमें काम आए। तो अब उन चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज वे में अगर लेके चलेंगे तभी तो वो चीज़ें हमारी सक्सेसफुल हो पाएंगी। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरीके से हम काम करें कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती रहें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवाइड करना लेबर्स को कि ये लेबर ये काम करेगी, ये लेबर ये काम करेगी, मतलब अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करना कि भाई आपको ये टेबल्स यहाँ से यहाँ रखने हैं, आपको ये चेयर्स यहाँ से यहाँ रखनी है। तो उनके काम को डिवाइड करना कि ये लेबर ये काम करेगी, ये लेबर ये काम करेगी, वो है ऑर्गेनाइजिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर पावर सेंटर्स, एक से ज़्यादा पावर सेंटर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कि आप इस चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में अच्छे से करोगे, इस चीज़ की ड्यूटी आपकी है, तो उनको ड्यूटीज़ को सेट करना। सब्स्टिट्यूशंस ऑफ पर्सनल, सब्स्टिट्यूट बताना कि पर्सनली आप इसका सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है, आप इसकी वजह ये चीज़ कर सकते हैं, इसकी वजह ये चीज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस विच रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स, each bearing a defined measures of authorities, responsibilities and accountabilities, is not fully capable of accomplishment organizational objective। फॉर्मल क्या होती है कि भाई आपको बिल्कुल वेल ड्रेस्ड, मतलब आप बिल्कुल अच्छे से आएंगे, आप बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होंगे, आप अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो वो हो गई हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर बिल्कुल एक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, अपने जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? Informal organization which does not appear in the organization charts, supplements of formal organization in achieving organizational goal effectively and efficiently। इसके अंदर ये नहीं होता कि आपके कैसी ड्रेस, आपकी कोई ड्रेस मैटर नहीं करती, आपके काम करने का तरीका मैटर नहीं करता है, बस आपका रिजल्ट मैटर करता है कि आपका जो काम आप कर रहे हो वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट वे में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें इसके अंदर मैटर की जाती हैं। Principles of organizing, principle of definition. To ensure an effective organization, it is essential to define and spells out the duties, responsibilities, authorities, and organizational relationship of every worker and staff personally in the organizational sets up। इसके अंदर क्या डिफाइन करना कि आपकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या आपकी अथॉरिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को बताना, डिफाइन करना, डेफिनेट करना कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप इस अथॉरिटी के ऊपर काम करते हैं कि भाई आप मैनेजर हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप क्या हैं, वो सब चीज़ें बताना, आप एचआर मैनेजर हैं, आप हेड हैं, आप क्या हैं, अकाउंटेंट हैं, वो सब चीज़ें ड्यूटीज़ बताना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी क्या अथॉरिटी है, क्या, उन सब चीज़ों को डिफाइन करना ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑल एंटरप्राइजेज अचीव शुड बी गैदर्ड टू बी द बेसिक ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजिंग अपनी एक ऑब्जेक्टिव को लेके चलती है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है और उसको हमें अचीव करना है। तो उस ऑब्जेक्टिव को बताना, डिफाइन करना कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप इसको अचीव कर पाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। दिस मीन्स एन efficient breakups of enterprises activity into a various department to ensure optimum efficiency। जो स्पेशलाइजेशन बंदा होता है उसको वही काम देना, मतलब डिवाइड करना वर्क को। अब फॉर एग्जांपल आप स्पेशलिस्ट हैं कि आपको अकाउंट्स का काम अच्छे से आता है, तो आपको एचआर का काम या फिर आपको मतलब अकाउंटेंट का काम, कोई ऐसा काम दिया जाए। लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट हैं कि आपको मतलब किसी और काम के अंदर स्पेशलिस्ट हैं, तो उसके अंदर अकॉर्डिंगली आपको वो काम दिया जाए, तो डिवाइड करना वर्क को अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशंस। Principles of coordinations, different means of organizations are to be utilized by the different persons of the enterprises in such a coordinated manner so that even if they work efficiently, they should not work for cross purpose।
अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम करना है तो हमें कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी: व्हेन मैनी अ पर्सन्स वर्क टुगेदर देयर इज अ एवरी लिवलीहुड्स दैट देयर विल बी सम डिफरेंट डिफरेंस ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी। अगर कोई भी इंसान अपना काम कर रहा है अपनी लिवलीहुड के लिए तो उसके अलग अलग पावर्स होंगे, अलग अलग अथॉरिटीज उनको डिवाइड की जाएंगी। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी: authorities and responsibilities are the two parts of one coin. However, without delegations, the authority or responsibility only cannot be delegated. Still, of these principles, it is being abused that the principles of the junior must be the properly so that he will be obligated and liabilities can be centered on one person's or a group of a person. अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही सेम चीज़ें होती हैं। अगर आप जो अथॉरिटी आपको दी गई है तो वो अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस: एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू गेट अथॉरिटीज और पावर्स अटैच विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक पर्सन को अपने पावर के साथ अटैच मिलती हैं उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर आप कोई भी अथॉरिटी निभा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो आपकी ड्यूटीज होती हैं वो भी आपको निभानी पड़ेंगी, वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। Principles of uniformity: there are the many offers in the enterprises who are of the same status and having the equal authorities and powers. मतलब कि बहुत सी ऐसी इंटरप्राइजेस के अंदर ऐसे स्टेटस के मतलब सेम स्टेटस के ऊपर जो लोग होते हैं वो उनके पास इक्वल अथॉरिटीज एंड इक्वल पावर होती हैं, तो वो यूनिफॉर्म है। हम हमें हर एक इंसान को सेम समझना चाहिए, वो चाहे किसी भी लेवल पे काम कर रहा है। हमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो लेबर है तो वो अलग उसको ट्रीट किया जाएगा, उसके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा, और अगर वो एम्प्लॉय है या फिर कोई और मैनेजर है तो उसके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा। हमें सबको यूनिफॉर्म रखना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड: दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इसको कमांड भी बोल सकते हैं कि भाई आपको कमांड के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, या फिर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। द ऑर्गेनाइजेशनल chart should be designed in the such manner so that one person should be reserves the instructions or the directions from the one authorities or less only। इसके अंदर क्या है कि आपको एक चार्ट बना दिया जाता है कि आपको ये काम करना ही होगा, तो आपको कमांड के अकॉर्डिंगली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, जो आपको कमांड दी गई है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, वो आपको अपना जो काम है वो पूरा करना पड़ेगा। Principle of span of control: this principle is based on the principle of relationship. This principle indicates that there are 5,000 workers in a factory under one general manager, then to what extent the general managers can be control their working। मतलब कि उनको एक मैनेजर दिया गया है, यहाँ पे जनरल मैनेजर है, तो उसके अंडर 5,000 लोग वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो उसकी ड्यूटी बनती है, वो उनको कंट्रोल करके रखेगा कि वो अपने काम को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में करें। Third function of management was staffing. These managements of personals of also sometimes called staffing by some writings so on the subject। Staffing का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पर्सन्स होते हैं, मतलब हमने चीज़ें प्लान कर ली, अब ऑर्गेनाइज भी कर ली, अब हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करना पड़ेगा एक बेस्ट इंसान का जो हमारे जॉब्स के लिए सुटेबल हैं। उनकी मतलब हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा लोगों को, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू आउट प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। हमें प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन करना पड़ेगा, अप्रिशिएबल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स टू फिल द रोल ऑफ डिजाइन इनटू द स्ट्रक्चर। कोंज एंड ओ डैनल ने डेफिनेशन दी है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, राइटर का नाम हम तभी लिखेंगे जब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन याद होगी, वरना हम राइटर का नाम नहीं लिखेंगे। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? एक बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करना, एक बेस्ट जॉब के लिए, जो आपकी जॉब है उसके लिए आप बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टाफिंग: इट शुड टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। इट शुड टेक एक्सप्लिसिट what peoples are expected to do and what they will be offered in the reward for doing it। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कि क्या लोग चाहते हैं, क्या उनको रिवॉर्ड्स दिए गए हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनको रिवॉर्ड दिए गए हैं, मतलब कि आपकी एबिलिटी को चेक करके आपको सिलेक्ट करना है एक जॉब के लिए। इट शुड बी कंसिस्ट विद द बेसिक ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। सारी हमारी जो ओवरऑल पोजीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट करते हैं। इट शुड बी कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट, हर एक रिस्पेक्ट के अंदर ये कंप्लीट किया जाता है। इट शुड बी सिंपल एंड प्रैक्टिस, दिस इज सिंपल होता है, प्रिसाइज होता है। इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेबल्स एंड परमानेंट।
ये परमानेंट होता है कि भई नए-नए लोग हमारी जो कंपनीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र होता है, कई बार क्या होता है प्रमोशन हो जाता है, कई हम नए रिक्रूटमेंट करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंज होता रहता है। इट शुड बी रिस्पॉन्सिव टू प्रिवेलिंग ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्रीज़ एंड सोसाइटी, मतलब हमारी इंडस्ट्री एंड सोसाइटीज़ के अंदर भी काम किया जाता है। रिस्पॉन्सिव होता है, प्रिवेलिंग होता है एंड इट शुड टेक इंटू अकाउंट्स इन द कैपेबिलिटी इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़। हम ये देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनके किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली उनको अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इट शुड बी अप्रूवेबल कम्युनिकेटेड टू दोज फॉर whom इट इज़ इंटेंडेड, मतलब उनको कम्युनिकेट किया जाता है जो इंटरेस्टेड होता है उन जॉब्स के अंदर, उससे बात की जाती है। इट शुड बी यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज़, यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल होता है हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए एंड इट शुड बी एक्सपेक्टेड टू द एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ भी इनको एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए और उनको एक सही जॉब के लिए जो आप मतलब जिस चीज़ के आप लायक हैं वो अथॉरिटीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वो पोजीशन आपको प्रोवाइड की जाती है और धीरे-धीरे वो पोजीशन आपकी चेंज भी होती रहती है, आपका प्रमोशन हो जाता है और आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किए हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग सेकंड एंड थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।